ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे धक्का दिया जा रहा होता है और ठंडा पानी डाला जा रहा होता है उसके ऊपर। उसकी माँ कहती है कि देखो, तुम बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता चुना है। उस लड़की का नाम निन्सवान होता है। वो जानती थी कि उसकी शादी एक 60 साल के बुढ़े इंसान लॉर्ड चैन से कराई जा रही थी। वो भी कॉन्कोबाइन बनकर वो जाने वाली थी जिसकी कोई इज्जत नहीं होगी। वहाँ पर उसकी सिस्टर भी खड़ी होती है, कहती है मदर प्लीज़ मेरी शादी वहाँ पर मत कराओ। तब उसकी सिस्टर बोलती है कि अगर तुम उस बुढ़े इंसान से शादी नहीं करना चाहती ना, तो मेरी जगह पर तुम पैलेस चली जाओ इम्पीरियल कंकुबाइन बनने के लिए, क्योंकि उसका सिलेक्शन होने वाला है जहाँ पर तुम्हें जाना पड़ेगा। पता है जो मैजेस्टी है ना, वो मरने की अवस्था में है, 27 साल के हैं और उनके बच्चे कभी भी नहीं हो सकते। कहती है कि नहीं, मैं वहाँ भी नहीं जाना चाहती, मैंने सुना है कि वो 30 साल में मर जाएँगे और मुझे उनके साथ ज़िंदा जला दिया जाएगा, मैं तो इधर भी मारी जाऊँगी, उधर भी मारी जाऊँगी। उसकी माँ कहती है देखो जाना तो पड़ेगा। उसकी सिस्टर कहती है कि अगर नहीं जाना चाहती ना, पैलेस तो ठीक है, उस बुड्ढे इंसान से शादी कर लो। कहती नहीं, नहीं मैं पैलेस चली जाऊँगी। वहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन एटीट्यूड में चली जाती हैं। तब पीछे से निंसवान कहती है कि मैं तो बस इस रास्ते से ही निकलना चाहती थी, बट आसानी से चुनती ना पैलेस जाने के लिए तो तुम लोगों को शक हो जाता। इसी वजह से मैंने इतना नाटक किया। और रही मैजेस्टी के फादर न बनने की बात, तो मैं मिरेकल डॉक्टर हूँ, मॉडर्न एरा से इधर आई हूँ। पता चलता है कि मॉडर्न एरा में वो बहुत ही बड़ी एक मिरेकल डॉक्टर थी, मतलब इतनी बड़ी कि कोई भी उसके पास आता था और खाली हाथ नहीं जाता था। उसके पास इस एरा में बचने का सिर्फ एक रास्ता था और इस घर से भी निकलने का, कि वो यहाँ से चली जाए और एक ब्यूटीफुल जिंदगी जाकर मैजेस्टी के घर में जिए। अब वो आखिरी अलविदा कह रही होती है अपने फादर को। उसके फादर कहते हैं याद रखो वहां पर अच्छे से रहना और मेरी बातें करने वहां पर मत भूलना। उसकी माँ कहती हाँ, अगर वहां पर कंकुबाइन बन जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए ना, तो अपने फादर को एक अच्छी जगह दिलवा देना। कहती है फादर मैं जा तो रही हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर वहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा? उसकी माँ उसे 500 टेल्स देती हैं, कहती है इसे खर्चा मत करना, जब ज़रूरत पड़े तभी खर्चा करना, समझी? पीछे मुड़ती है, कहती है कि मेरा दिमाग खत्म नहीं हो गया या मैं मर नहीं गई हूँ, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो अपना रास्ता चुन लिया है। मैं सिर्फ़ एक पर्सन के लिए ज़िंदगी जीऊँगी, सिर्फ़ एक, और वो खुद मैं हूँ। वहाँ से वो निकल जाती है, साथ में उसके और भी लड़कियाँ होती हैं। जैसे ही वो लोग नीचे उतरती है ना, वो सब जगह देखकर वो बहुत खुश होती है कि कितना सुंदर महल है। मतलब आज वो उस जगह पर आ गई है जहाँ अब उसे ज़िंदगी भर रहना है। सभी लड़कियों ने सेम ड्रेस पहनी होती है, तभी पीछे से कुछ और लड़की आती है, पता चलता है कि वो नोबल लेडीज़ हैं, वो कोई भी कपड़ा पहन सकती हैं, जो भी उनका मन करे। तभी वहां पर कुआन युवान एक लड़की से टकरा जाती है, लेकिन युवान को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। वो तुरंत ही उस लड़की को मार देती है। कहती है मुझे माफ कर दीजिए लेडी, अगर आपके सोच खराब हो गए हैं ना, तो मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। कहती कंपनसेशन, वो भी तुम जैसे गरीब लोग? पता है 10,000 टेल्स की है, इस जिंदगी में नहीं दे पाओगी। चलो नीचे झुको और मेरे पैरों को साफ करो जल्द से जल्द, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को मरवा दूंगी। बेचारी नीचे बैठती है और उसके जूतों को साफ करने लगती है। सब कहते देखो देखो, अब बेचारी गरीब घरों से यहाँ पर इंपीरियल कंकुबाइन बनने के लिए आई है, लेकिन ये नहीं सोचती आगे हम रॉयल लेडीज भी लाइन से उन सारी लड़कियों को भेजा गया था। इम्प्रेस डाउनकर बैठी होती हैं, कहती हैं इम्प्रेस डाउनकर बैठी होती है, लेकिन सारी लड़कियां ध्यान देती है कि वहां पर तो मैजेस्टी है ही नहीं। कहती है अरे तुम लोग देख रही होगी ना कि मैजेस्टी नहीं है, लेकिन मैजेस्टी की तबीयत बहुत खराब है। दूर से जब ये सारी चीजें ना नील स्वान देखते हैं तो वो समझ जाती है कि ये इम्प्रेस डाउनकर भी कुछ अच्छी नहीं है। इनके इरादों से ही समझ में आता है कि ये अपना मकसद पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठी है। पीछे जितनी लड़कियां होती है ना, उनको क्या लग रहा था कि मैजेस्टी नहीं है, मतलब वो अफवाह है, सच है कि मैजेस्टी कभी भी फादर नहीं बन सकते और जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी। तो सब लड़कियां पीछे हट जाती हैं, सिर्फ आगे खड़ी रह जाती है निंशवान। कहती है इम्प्रेस डाउनकर तुम कौन हो और तुम्हें क्या क्या आता है मुझे बताओ। कहती मैं मजिस्ट्रेट की बेटी हूँ। कहती टैलेंट में क्या आता है ये बताओ, कुछ पढ़ाई लिखाई की है? कहती नहीं, मुझे कुछ पढ़ना लिखना इतना नहीं आता है। कहती है ठीक है, अच्छी बात है, सेंसिबल लग रही हो। यहाँ पर इम्प्रेस डाउनकर सोचती है इसे बेवकूफ बनाना आसान रहेगा, इसी को सेलेक्ट करो। और उसकी कमर और बॉडी पूरी चेक की जाती है। कहती है कि हाँ बच्चे पैदा करने के लिए परफेक्ट है। निंशवान कहती है मुझे तो पहले ही पता था कि इम्प्रेस डाउनकर की इंटेंशन ठीक नहीं है, ये मैजेस्टी को भी पसंद नहीं करती है। इतनी सारी लड़कियों में सिर्फ चुना गया था निंशवान को, तो और उसे महल की तरह भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे 2 सर्वेंट दिए जाते हैं।
कहती खड़े हो जाओ। वहाँ पर तरह-तरह की चीज़ें रखी होती हैं जो असल में किसी भी लेडीज़ को बच्चा पैदा करने में दिक्कत पैदा कर सकती थी और वो कभी प्रेग्नेंट ही ना हो। ऐसी-ऐसी हर्ब की जो चीज़ें वहाँ पर उगाई गई थी। वो एक-एक करके चीज़ों को देख रही होती है और वो ये भी नोटिस करती हैं कई हर्ब्स तो ऐसी हैं और कई चीज़ ऐसी हैं जिससे ज़िंदगी भर कोई लड़की माँ ही नहीं बन सकती। क्योंकि वो एक मेडिकल डॉक्टर थी तो वो धीरे-धीरे उन सब चीज़ों को हटाने की बात कहती है। अभी अपना चुपचाप बैठी होती है तब दासी कहती है कि आपको तो टेंशन लेनी चाहिए, सारी लड़कियों ने, किसी ने म्यूजिक दिखाया, किसी ने डांस दिखाया, सब मैजेस्टी की नज़रों में आ चुकी हैं। आप तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। कहती किस बात का ध्यान, चलो खाना खा लो। वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं कि मिस मेला मैं आपके साथ खाना कैसे खा सकती हूँ। कहती याद रखो तुम लोग कभी भी मेरे साथ धोखा मत करना, तुम दोनों का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। याद रखो कि मैं तुम दोनों को मार भी सकती हूँ। कहते नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर वो क्या करती है ना, फोलिक एसिड खा रही होती है ताकि प्रेगनेंसी उसकी जल्दी हो सके क्योंकि मैजेस्टी से मिलने का टाइम भी आ रहा था। कहती तब तक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ क्योंकि 10-15 दिनों का बीच में टाइम है। वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाती, दिन भर एक्सरसाइज करती। 10 दिन बाद उसके चेहरे पर और भी निखार आ जाता है, एकदम ओरिजिनल ब्यूटी। दासी कहती मिस आप तो एकदम बदल गई इन 10 दिनों में। कहती चलो मुझे पीच ब्लॉसम के बाग जाना है। जैसे वो लोग गार्डन में पहुंचते हैं तो दासी कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता है। बट पता नहीं मिस यहाँ पर क्या करने आई हैं। वो फूलों को सूंघ रही होती है और देख रही होती है। पीछे से हम देखते हैं कि मैजेस्टी भी उसी रास्ते से आते हैं और वहाँ पर पहली नज़र में जैसे निंगसुआन को देखते हैं तो पीछे से समझ नहीं पाते कि आखिर ये लड़की कौन है और गार्डन में कैसे आ सकती है। यूनोस बताते हैं कि मुझे जहाँ तक पर्सनैलिटी देखकर लगता है कि ये कंकोबाइन है। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, मैं मिलने जा रहा हूँ। तब वहाँ पर उसकी दासी कहती है कि मिस आपको भी कुछ करना चाहिए ना, आखिर मैजेस्टी का दिल जो जीतना है। कहती है कि मैं यहाँ पर मैजेस्टी का दिल जीतने आई हूँ, ना कि नौटंकी करने, कि मैं उनको दुनिया भर की चीज़ें दिखाऊंगी और रिझाऊंगी। अगर उन्हें मुझे पसंद भी करना है ना तो मेरे टैलेंट से पसंद करें, ना कि इन सब चीज़ों से कि मुझे हर बार कोई ना कोई नाटक करना पड़े। ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। और तुमने इतने हल्के कपड़े क्यों पहन रखे, ठंड लग जाएगी। तभी पीछे से हंसने की आवाज़ आती है। दासी कहती कौन है बाहर निकलो। वो भी कहती कौन है बाहर निकलो। मैजेस्टी को देखकर अब वहाँ पर वो ग्रीट करती है। कहती है कि मैजेस्टी आप यहाँ पर। जैसे मैजेस्टी उसको देखते हैं ना तो उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए खुली रह जाती हैं। कहते हैं वाह तुम तो बहुत सुंदर हो। और यहाँ पर कहती वहाँ पर वो बच्चों की तरह नाटक करने लगती है। ये देखकर तो दासी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि मैजेस्टी के बारे में सबको पता था कि वो बहुत ही क्रूएल है, तुरंत ही मार डालते हैं। कहीं इस तरह की हरकतें मैजेस्टी को और परेशान न कर दे। मैजेस्टी कहते किस पैलेस में रहती हो मुझे बताओगी, आखिर तुम मेरी बिलव्ड कंकुबाइन हो। कहती है कि मैं लिंग लॉन्ग पवेलियन में रहती हूँ और वही मेरा पैलेस है। कहते ठीक है मैं समझ गया और उसको अपने पास फिर से खींचते हैं। वो उसके पास एकदम चली जाती है। मैजेस्टी कहते हैं कि आज रात में तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। कहती ठीक है मैजेस्टी और प्यार से देखने लगती है। लेकिन मैजेस्टी को उसके ऊपर थोड़ा शक होता है क्योंकि इस तरह पीच ब्लॉसम के बाग में आना ना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन दासी कहती है लगता है मैजेस्टी आपको देखकर खुश हो गए। कहती है हाँ खुश हो या ना हो लेकिन मैं तो अपना प्लान बना कर आई थी। कुछ दिन पहले उसे पता चला था एक बुक द्वारा कि मैजेस्टी को पोइट्री लिखना बहुत पसंद है, प्लस उसे पीच ब्लॉसम के बाग भी बहुत बहुत पसंद है। वो वहाँ पर अक्सर जाया करते हैं तो उसके पास अच्छा मौका था और उसने इसी मौके का फायदा उठाया। कहती है मुझे अपने अरेंजमेंट खुद करने पड़ते हैं। अब वहाँ से वो जाने लगती है तो दासी कहती इतनी भी क्या जल्दी। कहती मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि आज रात में उसे मैजेस्टी के पास जाना था तो उसे अपनी तैयारी भी खूब करनी थी। वो गुलाब जल डालती है और घंटों नहाती है, उसके बाद पूरी बॉडी पर क्रीम लगवाती है। कहती मिस आप ये क्यों कर रही। कहती जिंदा रहने के लिए इस एरा में मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। मैजेस्टी का दिल जीत लूंगी ना तो सब कुछ हो जाएगा। मुंह में वो स्प्रे करती है फूलों की महक का। डायरेक्ट मैजेस्टी के स्टडी रूम में जाने वाली थी। जैसे दरवाजा खुलता है वो एक एक कदम आगे बढ़ाती है। मैजेस्टी कहते हैं कि आखिर किसके इतनी हिम्मत की स्टडी रूम में आ गया। देखते हैं कि वही कंकुबाइन जो उसे गार्डन में मिली थी। कहते हैं कि वाह तुम तो यहाँ पर आ गई। कहती क्या करूं मैजेस्टी आना पड़ा। मैजेस्टी कहते अपनी नजरें तो ऊपर उठाओ और अपनी तरफ खींच लेते हैं। इतनी ज्यादा महक आ रही होती है कि मैजेस्टी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। कहते अरे इतने हल्के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ठंड लग जाएगी। कहती मैजेस्टी आप ना
मुझे यहाँ पर चिढ़ा रहे हैं क्योंकि मैंने दिन में बोला था। कहते नहीं, मैं तो बस तुम्हें टीच कर रहा था, लेकिन तुम तो बहुत सुंदर हो, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसको किस करने चलते तो वो ग्रेप्स आगे ले आती है। दोनों एक साथ रोमांस करने के मूड में तो आ ही चुके होते हैं, लेकिन जो नीचवान होते हैं ना मैजेस्टी को परेशान कर रही होती है, लेकिन मैजेस्टी ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। वो उसको किस करने लगते हैं और उठाकर पेट पर लेकर जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी ये जो स्मेल, तुम्हारी बॉडी से जो स्मेल आ रही है ना, और कॉन्कुबाइन से बिल्कुल अलग है। मैजेस्टी चाह कर भी उसको किस करने से रोक ही नहीं पा रहे थे और दोनों अपनी साथ में रात बिताते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी नोटिस करते हैं बहुत ही प्यारी उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, तो वो फिर से उसके साथ अपना एक टाइम और वक्त बिताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैजेस्टी नोटिस करते हैं कि ये बहुत ही मासूम है, भले ही कोई ट्रिक खेल रही है कोई और भी चीज़, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये और लड़कियों से बिल्कुल अलग है। वो सो रही होती है और देखती है कि काफ़ी टाइम बीत गया है, लेकिन उसे किसी ने उठाया ही नहीं। उठती है तो उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा होता है। दासी आती है, कहती है कि मिस आप उठ गए। कहती एम्परर कहाँ पर गए? कहती एम्परर तो कोर्ट में गए हैं और मैजिस्ट्रेट ने कहा था कि आपको परेशान ना किया जाए। कहती ठीक है, लेकिन मुझे अभी किसी की नज़रों में नहीं आना है। कोई लड़की मैजिस्ट्रेट के साथ रात बिताए और बाकी कॉन्कुबाइन को पता न चले, ऐसे कैसे हो सकता है? वहां पर अब उसे भरी सभा में बुलाया जाता है, चारों तरफ कॉन्कुबाइन ही कॉन्कुबाइन। सबसे पहले युवान उसे रोकती है, कहती हो तो सर ये थी वो कुछ दिन ही आए हुए हैं और यहाँ पर सेड्यूस करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे मैजेस्टी को। ये एक बार फेवर मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ की रानी बन जाओगी। ये समझ लो कि बस मैजेस्टी ने तुम पर एहसान किया है। दूसरी कॉन्क्वेंट बोलती है कि लो प्रोफाइल की है, इसका यहाँ पर कोई ओहदा नहीं है, और उसको धक्के मार रही होती है। इतनी देर में वहाँ पर इंपीरियल कॉन्क्वेंट आ जाती है। कहती है अब तुम मुझे बताओगे युवान कि तुम्हारी यहाँ पर क्या हैसियत है? कहती नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी इंपीरियल कॉन्क्वेंट। कहती याद रखो कि तुम मेरे से ऊपर नहीं हो सकती हो, और तुम धमकी दे रही थी यहाँ पर इस लड़की को। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। कहती फिर जाओ नील डाउन होकर बैठ जाओ पूरा 12 घंटे के लिए, मुझे तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकती हो। इतनी देर में वहां पर क्वीन आ जाती है। क्वीन को देखकर इंपीरियल कॉन्कुबाइन बोलती है कि वाह तुम भी रेड पहन ली। मैजेस्टी ने साफ साफ बोला है कि वो सिर्फ रेड में मुझे देखना पसंद करते हैं, ना कि तुम्हें। तो फिर आखिर तुमने रेड क्यों पहने? ये सिर्फ मुझ पे अच्छे लगते हैं, सब पे अच्छे नहीं लगते। कहती है हाँ मुझे पता है इंपीरियल कॉन्कुबाइन, लेकिन मुझे तो ये भी पता है कि कल रात में जिसटी तुम्हारे पास ने है, उफ, लगता है कि तुम्हारा चाम खत्म हो गया है। कहती है कि जो भी ये लड़की ने कल रात बिताई है मैजेस्टी के साथ मेरे सामने है, मुझे उसका चेहरा देखना है। पर क्वीन उस लड़की का चेहरा देखती है, कहती है मैंने सुना है कि कल रात बहुत ज्यादा तुमने वर्कआउट किया है। इंपीरियल कॉन्कुबाइन कहती है कि चलो अपना चेहरा तो ऊपर उठाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो। कहती नहीं नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ, लगता है कि मैजेस्टी ने बस मुझे पसंद कर लिया ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर इंपीरियल कॉन्कुबाइन बहुत अच्छे से जानती थी कि ये सुंदर तो बहुत है, इससे मैजेस्टी को दूर ही रहना पड़ेगा। क्वीन कहती है चलो सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। जैसे सब लोग वहां पर बैठते हैं ना, तो कहीं न कहीं निनस्वान को पता होता है कि ये सब उसे मिलकर खा जाएँगी, और वहां पर चाय के भरे प्याले आते हैं, सबके पास एक-एक रखे जाते हैं। सब तो पी लेते हैं, लेकिन जब निंजा स्वान के पास वो कप पहुंचता है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए हैरान रहती है कि ये कप आखिर मुझे क्यों दिया गया। और जैसे पीने चलती है, क्योंकि वो एक फिजिशियन होती है, तो आखिर उसे कैसे नहीं पता चलेगा कि इसमें जो मेडिसिन मिलाई गई है उसे जिंदगी भर के लिए प्रेग्नेंट होने से रोक देंगी। कहती अब मैं करूँ तो क्या करूँ? आखिर इस प्रॉब्लम को यहाँ सामने कैसे रोकूँ? जो अफवाह बाहर उड़ाई गई है कि मैजेस्टी इनफर्टाइल है, बट देखा जाए तो मैजेस्टी को मैंने कल रात चेक किया था, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, और मैं प्रेग्नेंट भी जल्दी हो जाऊंगी अगर एक दो बार उनके साथ रात और बिता लूं। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि इस हरम में आखिर एक भी औरत प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि किसी न किसी की तो चाल है जो किसी को प्रेग्नेंट ही नहीं होने दे रहा है, और वो चाल किसी और की नहीं, क्वीन की होती है। क्वीन बड़े ध्यान से उसे देख रही होती है। दासी आती है, कहती है कि तुम आखिर ड्रिंक क्यों नहीं कर रही हो? कहती है नहीं, मैंने कभी ऐसी ड्रिंक देखी नहीं ना, तो मैं सोच में पड़ गई थी। कहती फिर पियो। जैसे ही पीने चलती है तो अपना हाथ ढक लेती है और अंदर हैंकी रखी होती है। सारी की सारी जितनी भी चाय होती है ना, उस हैंकी में डुबा के उसी में सोख लेता है और वो खाली कप रख देती है। दासी तो बहुत खुश हो जाती है कि काम तो हो गया। क्वीन भी बहुत खुश हो जाती है। सबसे ज्यादा खुश यहाँ पर अर्निन स्वान होती है कि उसका मामला साफ हो गया। दासी कहती है कि उसने अच्छे से चाय पी ली है, मतलब आपका काम सफल हुआ, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कहती हाँ, भले ही मैं दूसरों के लिए ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन इस
पूरे साम्राज्य का पहला बेटा मैं पैदा करूंगी, उसके बाद ही कोई दूसरा प्रेग्नेंट हो सकता है। इधर वो चुपचाप बैठी होती है, कहती है कि क्वीन से तो आप बच गई, लेकिन अगर उन्हें दोबारा पता चला तो क्या होगा। कहती है कि दोबारा कैसे पता चलेगा। इतनी देर में वहां पर युआन आ जाती है, कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे नील डाउन होना पड़ा। निंसुआन कहती है, अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। कहती है, मुझे बताओ कि प्रिटेंड कर रहे की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें मार दूंगी थप्पड़। जैसे मारने चलती तो दासी सामने आ जाती है, कहती कि तुम मुझे मार नहीं सकती हो। कहती मैं मारूंगी। अपनी दासी से कहती है, जाओ इसको मारो। निंसुआन को मारने चलती है तो वो दासी को थप्पड़ मार देती है। तो इस पर युआन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी दासी को मारने की। कहती मैंने तुम्हें तो नहीं मारा ना, दासी को मारना मेरा हक है और मैं खुद एक कॉन्कुबाइन हूँ। कहती है कि ठीक है, दासी के हाथ से मार नहीं खाओगे तो मेरे हाथों से मार खा लो। इतनी देर में वहां पर इंपीरियल एडिक्ट आ जाता है। पता चलता है कि निंसुआन को 7th रैंक दी गई है, क्योंकि वो बाहर और अंदर दोनों से बहुत प्रिटी है। कुछ ज्वेलरी भी दी गई है। अब उसकी रैंक बढ़ गई। इस बात से युआन बहुत दुखी थी। निंसुआन कहती है कि यूनॉस देखो नहीं, मुझे परेशान करने आ गई। तब यूनॉस कहते हैं कि मैजेस्टी तुम्हें परेशान न कर दे, इस बात का ध्यान रखना। कहती मैंने नहीं, ये दासी ने मुझे बताया था तभी मैं यहाँ पर आई। कहते ठीक है, इस दासी को पीट पीट कर मार डालो, इसकी यही सजा होगी ताकि दूसरों के लिए एक सबक बने। वो बहुत हाथ पैर जोड़ती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन उसे माफ नहीं किया जाता। अभी वो आगे बढ़ती है और युआन के पास जाती है, कहती कुछ और कहना है क्या तुम्हें। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करने के लिए जा रही हूँ। युआन कहती मैं तुम्हें देख लूंगी। उसके दोनों नौकर कहते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, ऊपर से आपकी रैंक बढ़ गई है। कहती हाँ ठीक है, लो रिवॉर्ड के लिए तुम दोनों भी ये रख लो। कहते हैं ये तो बहुत कीमती है। कहती जो मेरा वो तुम्हारा। अभी रास्ते से जा रही होती है और युआन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इस लड़की की वजह से मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई। अभी वो फिर से क्या करती है ना, क्रीम लगाना स्टार्ट करती है, फोलिक एसिड खाती है। कहती है कि बस ये आज रात मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं इसी बार में प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, और मेरा ओव्यूलेशन का भी टाइम चल रहा है। वो रेड ड्रेस पहनकर मैजेस्टी के पास पहुंच जाती। कहते हैं वाह, तुम तो बहुत तैयार होकर आई हो। वो एक पोयम लिख रहे होते हैं। कहती है कि आपने कितनी अच्छी पोयम लिखी है। कि कहते तो तुम भी लिख दो, मुझे गारंटी है कि तुम अच्छा लिखोगे। कहती नहीं, मुझे ये सब नहीं आता है। कहते अरे लिखो तो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा। वो लिखती है और उसको लिखने की कला देखकर ना तो मैजेस्टी प्रभावित हो जाते हैं कि ये बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ गपशप करने में टाइम व्यतीत करती हैं। ये तो बहुत सही है, लेकिन जैसे मैजिस्ट्रेट उसके पास जाते हैं ना तो उसे फिर से वही स्मेल उसकी पूरी बॉडी में आ रही होती है। वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। प्लस उसे जो स्ट्रॉबेरी की महक बहुत अच्छी लगती थी, तो उसने स्प्रे बना लिया था, अपने मुंह में डाल लिया था। वो उसको लगातार किस किए जा रहे थे। इनोज कहते हैं कि आज से पहले मैजिस्ट्रेट ही इतने पावरफुल कभी नहीं दिखे जो आज वो अपनी रात को इतने अच्छे से जी रहे हैं। कहती कि बस एक बार और हो जाए ना, उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन वो कुछ पोजीशंस को चेंज कर रही होती है। तो मैजेस्टी कहते हैं ये क्या कर रही है आखिर। बस वो प्रेगनेंसी के बहाने ढूंढ रही थी कि ताकि वो इस बार में प्रेग्नेंट जरूर हो जाए। सुबह उठती है तो उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है। कहती क्या हुआ, कितना टाइम हो गया। जैसे ही पता चलता है कि सुबह होने वाली है तो तुरंत ही अपने महल वापस जाती है। पर वहां पर इतनी देर में फिर से क्वीन की दासी आ जाती है। कहती है कि क्वीन ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है। कल पता चलता है कि कल रात फिर से उसने मैजेस्टी के साथ बिताई। तब यहाँ पर क्वीन और वो दासी मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसे एक पाउच दिया जाए। पाउच में कुछ ऐसी हर्ब डाली जाए जो उसके सीधे नाक तक जाए और उससे उसके पेट तक, ताकि वो प्रेग्नेंट ही ना होने पाए और उसे पता भी नहीं चलेगा। वो पाउच देखकर वो मना भी नहीं कर सकती थी। अपने नौकर से कहती तुम लो, तो वो दासी कहती है तुम्हें दिया गया तो तुम लो, नौकर नहीं। वो अपने हाथ में ले लेती है। दोनों नौकर कहते हैं क्या इसमें कोई गड़बड़ी है क्या, बताइए ना। कहती है हाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। नाक पे कपड़ा बांध के दोनों हाथ में ग्लव्स पहनकर उसके अंदर जो कुछ भी भरा होता है ना उसे निकाल कर कहती है अपने नौकर से कि जाकर इसे जला दो। मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं, कंफ्यूजन हो रही होगी कि एक राजा की इतनी सारी कंकुबाइन और राजा इसमें दुष्ट है, बट ऐसा नहीं होता है। पहले के जमाने में एक राजा की कम से कम 1000 रानियां होती थी, क्योंकि राजा को कई सारे युद्ध लड़ना पड़ता था और जहां पर भी जाते थे वहां की लड़कियों को साथ ले आते थे, या फिर राजा को भी कोई पसंद आ जाता था तो भी उसके पास रहता था। और हर साल राजा के लिए नई नई लड़कियां चुनी जाती थी। वो रूल्स होते थे, उससे राजा भी नहीं मना कर सकते थे। वो जिसमें से कई सारी कॉन्कोबाइन, इंपीरियल कॉन्कोबाइन, लोएस्ट कॉन्कोबाइन, हर तरह के लोगों को वहां पर रखा जाता था।
और पहले के ज़माने में शायद लड़कियों का सिर्फ एक मकसद होता था, राजा का दिल जीतना, चाहे वो जिस भी अवस्था में हो। राजा की अगर एक बार भी उस पर निगाह पड़ गई ना, तो उस लड़की की किस्मत बन जाती थी। तो ज़माने के हिसाब से ही सब आगे बढ़ते हैं, और उस ज़माने का शायद ये रूल था, या उस ज़माने का कुछ ऐसा सिस्टम ही था। हर लड़की को सर्वाइव करने के लिए एक बच्चा पैदा करने की ज़रूरत होती थी। तो बस वही जद्दोजहद इस जगह पर चल रही है कि जो भी पहले प्रेग्नेंट हो गया ना, वो वहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करेगा। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इंपीरियल कॉन्कुबाइन को भी पता चलता है कि कल रात मैजेस्टी ने फिर से निंसवान के पास बिताई, लेकिन जो क्वीन है ना, उन्होंने उसके पास पाउच भेजा है। कहती है कि अच्छा पाउच, उन सबको आपस में ही लड़ने दो, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी को हर रात एक लड़की को सेलेक्ट करना होता था। पहले वो सोचते हैं निंसवान को चुने, लेकिन आज उन्हें बदलना था। वो जानना चाहते थे कि क्या निंसवान उसे मिस करेगी या नहीं करेगी। पता चलता है कि आज कुआन युआन को चुना गया है। कुआन युआन बहुत खुश होती है कि मैजेस्टी को मैं आज इतना रोमांटिक मूड में ले जाऊंगी ना कि वो मुझे कभी भूलेंगे ही नहीं। लेकिन इधर निंसवान चुपचाप बैठी होती है, और उसके दोनों नौकर बहुत चिंता कर रहे होते हैं कि आपको घबराहट हो रही है ना, क्योंकि आज वो कुआन युआन के पास जाएंगे। कहती है अरे मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही, देखो वो मैजेस्टी हैं, उनका फर्ज है कि वो हर एक कंकुबाइन के पास जाए। जैसे मैं कंकुबाइन, बाकी भी कंकुबाइन है, तो बाकी लोग भी तो इंतजार करते हैं। आखिर मैं अपना रास्ता अकेले कैसे चुन सकती हूँ, सबको मौका मिलना चाहिए। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि निंसवान तो बहुत ही बेफिक्र होकर बैठी है, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता मैजेस्टी उसके पास आए या ना आए। मैजेस्टी कहते हैं कि सही है, मैं उसके पास इतनी आसानी से जाऊंगा भी नहीं। इधर पूरा 1 महीना बीत चुका था कि मैजेस्टी अभी तक उसके पास नहीं गए थे, और इन 1 महीने में निंसवान को पता भी चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी अभी वो किसी को भी नहीं बता सकती थी। एक गलती और उसका बच्चा मारा जाएगा। इधर पूरे 2 मंथ तक मैजेस्टी लगातार सिर्फ कुआन युआन के पास ही जा रहे थे। इससे वो बहुत खुश थी। सबके सामने फिर से निंसवान की बेइज्जती कर रही थी। मैजेस्टी का तुमसे मन ही भर गया, वो भी 2 बार में, लेकिन मैजेस्टी मेरे पास 2 मंथ से लगातार आ रहे हैं। तभी वहां पर टी आ जाती है। तो कुआन युआन कहती है कि आज निंसवान सबको टी देगी। वो अपना सर नीचे करके कुआन युआन को टी देने लगती है, लेकिन यहाँ पर कुआन युआन ज्यादा होशियारी करती है, उसके एक कप का प्याला पलट देती है। कहती है कि तुम इतनी बेकार कैसे होती हो, मुझे थप्पड़ तुम्हें मारना पड़ेगा। जैसे ही हाथ उठाती है तो देखती है कि इंपीरियल कॉन्कुबाइन के ऊपर ना चाय गिर गई है, और उसे और भी सजा दी जाने वाली थी, क्योंकि ये कॉन्कुबाइन, इंपीरियल कॉन्कुबाइन को परेशान करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। वो अपने आप को लगातार थप्पड़ मार रही होती है, थप्पड़ मार रही होती है। तभी सामने से मैजेस्टी आ जाते हैं। वो भाग कर जाती है, कहती देखो ना मैजेस्टी, इसने क्या किया, इसने मेरा हाथ जला दिया। कहते किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी प्यारी कॉन्कुबाइन का हाथ जलाया। सामने निंसवान बैठी हंस रही होती है कि डॉग एम्परर ये बस यहाँ पर नाटक कर रहा है, दिखा रहा है कि कितना लॉयल है सबके लिए, लेकिन ये किसी के लिए लॉयल नहीं है। कहते नीचे क्यों बैठी हो, चलो उठ जाओ। वहां पर वो बार बार देख रहा होता है सिर्फ निंसवान को, क्योंकि जिसने रात उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी ना, उसे एक हेयर पिन दी थी। कहते हैं लगता है इसने मुझे बहुत मिस किया, मुझे प्यार करने लगी है। लेकिन असल में निंसवान उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। कहती मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको सर्व किया है पूरे 2 मंथ, आपको मुझसे प्यार तो हो ही गया होगा। इस पर बहुत तेज से गुस्सा आता है इंपीरियल कॉन्कुबाइन को। वो मार देती है उसको पैर, जैसे कुआन युआन नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिजिशियन आते हैं और बताते हैं कि आप बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो कुआन युआन है ना वो प्रेग्नेंट है। कहते हैं क्या प्रेग्नेंट? अब तो वहाँ पर सब बहुत खुश हो जाते हैं कि जो कुआन युआन है प्रेग्नेंट, मतलब पहला बच्चा आएगा मैजेस्टी का। कहते हैं ठीक है। और कुआन युआन को होश आता है, कहती क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो नीचे बैठकर खूब तेज से रोने लगती है कि मैजेस्टी आपको मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, इस इंपीरियल कॉन्कुबाइन की वजह से मेरे बच्चे की डेथ भी हो सकती थी। इतनी देर में वहां पर इम्प्रेस डाउनगर आ जाती है। कहती क्या चल रहा है यहाँ पर? क्वीन कहती है कि कुआन युआन प्रेग्नेंट है। कहती क्या प्रेग्नेंट? लेकिन वो जानती थी कि मैजेस्टी के सामने अगर वो अपनी असली मंशा दिखाएंगे तो मैजेस्टी जान जाएंगे ये झूठ है, ये प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। उसने अपने हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा था, उसका भी मतलब है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इम्प्रेस डाउनगर कहती है ये सब बातें छोड़ो, मेरा बर्थडे बैंक्वेट आने वाला है, उसकी तैयारी करो। बच्चे के आने की खुशी भी हम लोग खुशियां मनाएंगे, लेकिन वो बाद में। इधर हम देखते हैं कि रास्ते से निंसवान जा रही होती है, और वो नोटिस करती है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। कहीं मैजेस्टी को पता तो नहीं है।
पता तो चल गया होगा, तभी तो वो उसकी तरफ इतने ध्यान से देख रहे थे। इस पर दोनों नौकर फिर से आते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, आप फिर से परेशान है क्योंकि कुआन युआन प्रेग्नेंट हो गई। कहती है भला वो प्रेग्नेंट कभी हो ही नहीं सकती, प्रेग्नेंट तो मैं हूँ। कहते हैं क्या मतलब आप प्रेग्नेंट है कि हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों कहते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। इधर हम देखते हैं कि कुआन युआन बैठी होती है तो उसकी दोस्त कहती है कि आप प्रेग्नेंट हो गए, कितनी अच्छी बात है। कहती है हाँ, अब मैं इस हरम पर राज करूंगी और सबसे पहले उस इम्पीरियल कंकुबाइन को सबक सिखाऊंगी। उसके बाद नंबर निंस्वान का आएगा, उन दोनों से बदला लूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, बस बच्चा पैदा हो जाए। कहती सिस्टर चिंता मत करो, ये लो टी पी लो। उसको चाय देती है, इधर अपना बैठी होती है, कहती है कि देखो मुझे यहाँ के कुछ रिश्तों के बारे में जानना है। मैंने सुना है इम्प्रेस डाउंगर का जो रिश्ता है मैजेस्टी के फादर से था और मैजेस्टी के फादर के भाई से भी था उनका अफेयर। कहती छी छी जेल में बताओ, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। कहती हाँ, एक बेटा उन पहले मैजेस्टी के भाई का है और दूसरा जो है मैजेस्टी का है। तो ये बात है, इम्प्रेस डाउंगर तभी एक जगह पर नहीं टिक पा रही और मैजेस्टी को मारने की कोशिश कर रही है, जबकि अपने दूसरे बेटे को राजा बनाने की कोशिश कर रही है। कहती हाँ, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर, इसी वजह से आपको ना संभल कर रहना पड़ेगा। कहती है मुझे उसके इरादे पहले ही नहीं सही लग रहे थे, लेकिन जल्द ही वो मेरे रास्ते में फिर से कोई ना कोई कांटा तो डालेंगे ही। खड़ी हो जाती है, कहती है मुझे बस 3 महीने के लिए अपने आप को बचाना पड़ेगा, 3 महीने में मेरी प्रेगनेंसी स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद सही हो जाएगा। इधर इम्प्रेस डाउंगर को देखते हैं, कहती है कि मैं तुम्हें राजा बनाने के लिए हर रात परेशान रहती हूँ, लेकिन उधर कंकुबाइन प्रेग्नेंट हो गई है। ये लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, मैं प्रेगनेंसी ना होने के सारे रास्ते वहां पर अपना चुकी हूँ, लेकिन वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो प्रेग्नेंट है भी ना तो उस बच्चे को हम पैदा ही नहीं होने देंगे। चलो तुम आगे का रास्ता लेकिन देखो, ताकि जल्द से जल्द थ्रोन पर बैठ जाओ और तुम वारिस पैदा करो यहाँ का। इधर युवान बैठी होती है तो उसकी दोस्त कहती है मैं जा रही हूँ, लेकिन बाहर निकलते ही वहां पर जो उसकी दासी होती है ना उसे बहुत भला बुरा कहती है कि दोबारा दिखाई मत देना, एक तो मेरी मिस प्रेग्नेंट है, ऊपर से यहाँ पर नखरे दिखाने आ जाती हो। तो इस पर कॉन्कुबाइन की दासी कहती है कि मिस ये कुआन वान की दासी आपकी कितनी बेइज्जती कर रही थी। कहती करने दो बेइज्जती, मैं तो अपने मकसद के लिए यहाँ पर आई थी। कहती कैसा मकसद, आखिर यहाँ पर आने पर अपनी बेइज्जती कराने पर कैसा मकसद। कहती कि देखो कुआन युआन प्रेग्नेंट है और मैजेस्टी उसके पास आते ही रहेंगे, इसी बीच मुझे इसका फायदा उठाना है कि मैजेस्टी की नज़र मुझ पर पड़े, क्योंकि वो मैजेस्टी को तो खुश कर नहीं सकती, लेकिन मैं तो खुश कर सकती हूँ ना, और फिर मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। इधर मैजेस्टी को पता चला था कि कुछ लोग हैं जो रेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैजेस्टी बस उन्हीं चीज़ों का पता लगा रहे थे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए और पता भी लगाना है। इधर हम देखते हैं कि जो निंशवान होती है बैठी होती है, तभी दासी आकर बताती है कि मैं जो भी खाना आपके लिए बनवाती हूँ ना वो कुआन युआन की दासी लेकर जाती है। मैं जितनी बार भी जो कुछ भी बनवाऊँ बस वो कह देती है कि मेरी मिस प्रेग्नेंट है, तो छीन ले जाती है। क्या मेरी मिस प्रेग्नेंट नहीं है, उन्हें कुछ नहीं खाना है। कहती चिंता मत करो, ले जाने दो, मैं देख लूंगी। रास्ते से जा रही होती है, सामने से कुआन युआन आती है, कहती ग्रेट नहीं करोगी मुझे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से तुम्हारे इतने नखरे। कहती है भला आप प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूँ, चलो नील डाउन हो जाओ वरना तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। वो बस अपना सर झुकाती है लेकिन नीचे नहीं बैठती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारे भाव ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं, तुम मेरी बातों को डिसोबे कर रही हो, इस तरह करोगी ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। जैसे ही थप्पड़ मारने चलती है तभी वहां पर जो उसकी दोस्त होती है रोक लेती है, कहती है कि आपके तो जो है ब्लड निकल रहा है, जल्द से जल्द इंपीरियल फिजिशियन को बुलाना पड़ेगा। कहती तुम्हारे वजह से अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इंसान जान जाती है कि इसको बच्चा कभी था ही नहीं, बल्कि इसके पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। कहती है मिस आखिर अब आप क्या करेंगी। कहती बस मुझे क्वीन के पास लेकर चलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ही इधर फिजिशियन चेक करते हैं पता चलता है कि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए। कहती क्या, मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट थी। कहते नहीं, गलत फहमी हो गई, फॉल्स प्रेगनेंसी थी, शायद मैंने भी ध्यान नहीं दिया। कहती ये बात किसी को ना पता चलनी चाहिए वरना तुम सबका गला अलग कर दूंगी। मेरा मिसकैरेज हो गया और इसका सारा इल्जाम उस निंसवान पर लगा दो। इतना याद रखो कि सब कुछ मेरे कहने के हिसाब से होना चाहिए, मैं निंजुस्वान को छोड़ूंगी नहीं। इधर क्वीन बैठी हुई होती है और पता चलता है कि उनसे निंजुस्वान मिलने आई है। कहती क्या हुआ, मैंने सुना है कि तुमने रास्ते में जो है कुआन युआन से लड़ाई की। कहती है कि नहीं मैंने लड़ाई नहीं की, मैं तो बस रास्ते से जा रही थी
उन्होंने मुझसे कहा नील डाउन हो जाओ। फिर वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उनके ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल आया था। कहती है क्या ब्लड? इम्पीरियल फिजिशियन है, क्या मिसकैरेज हो गया? कहती है मुझे मिसकैरेज का ब्लड तो नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पीरियड आ रहा है। नीचे गिर जाती है, कहती है मुझे नहीं पता, अगर बच्चे को कुछ हो गया होगा तो प्लीज़ मुझे क्वीन बचा लीजिएगा। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में इतना नहीं पता है। लेकिन क्वीन तो खुश हो जाती है कि फाइनली उनका रास्ता साफ हो गया, वो एक फ़ाल्स प्रेगनेंसी थी। हनीमान सोच लेती है ना कि निंजा स्वान को फँसा दूँगी। जी, और वहाँ पर क्वीन दोनों जाते हैं, कहती पता है मैजेस्टी ये सब उस निंजा स्वान की वजह से हुआ। पर क्वीन कहती है कि तुम किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वहाँ पर इम्पीरियल फिजिशियन को बुलाया जाता है, वो बता देते हैं कि इसको पीरियड चल रहा है। कहते एक तो तुमने गलती के ऊपर से इसका सारा दोष उस निंजा पर डाल रही थी, तुम्हें आज से कॉमनर बनाया जाता है और तुम कोल्ड पैलेस में रहोगी। अब तो वो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं मैजेस्टी को चिंता थी, क्योंकि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे सबको चिंता हो रही थी कि अगर मैजेस्टी को बच्चा नहीं हुआ तो ये साम्राज्य कौन देखेगा, और फिर उन्हें उस जगह से हटाने के बारे में भी सोचा जाएगा। दूसरे प्रिंस को राजा बनाने के बारे में सोचा जाएगा, और फिर मैजेस्टी के दिमाग में सिर्फ एक ही लड़की आती है बच्चा पैदा करने के लिए कि निंसवान के पास जाएँ। इधर निंसवान बैठी होती है और अपना हाथ चेक करती है, कहती है कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। अब मैजेस्टी को बताने का टाइम आ गया है। इतने में मैजेस्टी वहाँ आ जाते हैं, कहते हैं कि तुमसे दूर रह ही नहीं पाता हूँ, और तुम कुछ दिन ही मुझसे दूर रही हो और मोटी हो गई हो। कहती मोटी तो होना बनता है। वो उसको किस करने लगते हैं तो वो रोक देती है, कहते हैं चलो अच्छा पहले खाना खा लेता हूँ। लेकिन वहाँ पर वो अपनी तरफ से नहीं बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, बस किसी न किसी कारणवश पता चले। इसी वजह से खाने को देकर उसे वोमिटिंग होने लगती है। फिजिशियन को बुलाया जाता है, कहते हैं कि और लोगों को बुलाना पड़ेगा। जितने भी सिटी में फिजिशियन होते हैं ना, उन सबको वहाँ पर बुलाया जाता है। सब एक साथ कहते हैं कांग्रेचुलेशन, मिस प्रेग्नेंट है। अब तो यहाँ पर मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं, कहती है कि मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बस मुझे आप एक रिवॉर्ड दे दीजिए कि मेरा बच्चा सही सलामत रहे। कहते मुझे पता था कि तुम डिफरेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अब सब कुछ करूँगा। कहती ठीक है मैजेस्टी, आप मेरे पास रहेंगे ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। इधर मैजेस्टी उसे इम्पीरियल कंकुबाइन बनाने की बात कहते हैं ताकि उसको कोई नीचा ना दिखा सके। उसके पास डे केयर जाता है, जहाँ पर इनॉज कहते हैं कि तुम्हें बहुत सारी मुद्राएं दी गई हैं क्योंकि तुमने ये खुशखबरी मैजेस्टी को दी है और ये कोई फॉल्स प्रेगनेंसी भी नहीं है। सारे तोहफे वहाँ पर रख दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो उसके दोनों नौकर होते हैं, लेकिन जैसे क्वीन को पता चलता है कि निंसवान प्रेग्नेंट है, वो पागल हो जाती है। कहती है इस लड़की ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और इसने किसी को पता नहीं चलने दिया। मतलब इतना टेंशन में आ जाती है कि वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इधर इम्प्रेस डाउंगर कहती है कि इस बात के लिए चिल्ला रही हो, बताओ क्या हुआ। वहाँ पर इम्पीरियल कंकुबाइन भी होती है, कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। इम्पीरियल कंकुबाइन नीचे गिर जाती है, कहती है कि आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे नहीं हुई, पहला हक तो मेरा था ना प्रेग्नेंट होने का। लेकिन इम्प्रेस डाउंगर तो अलग ही बात से दुखी थी कि अब तो मैजेस्टी की राजगद्दी बच जाएगी और वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। दोनों के दोनों मैजेस्टी के पास पहुंच जाती हैं कि उसे इम्पीरियल कंकुबाइन ना बनाया जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है, और इस तरह अगर किसी लड़की को ऊंची पोस्ट पर डाल दिया जाएगा ना तो बाकी के भाव बढ़ जाएंगे। आखिर निंसवान प्रेग्नेंट है समझ में आता है, बट उसे इतनी हाई पोस्ट देने की क्या जरूरत थी। कहते अब तुम दोनों मुझे बताओगे कि मुझे हाई पोस्ट किसे देना है। कहते नहीं नहीं माफ कर दीजिए। दोनों नीचे बैठ जाते, कहते देखो आज के बाद से मेरे सामने मत आना, मैंने फेवर किया है। कहती है कि क्वीन मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। उसका हाथ पकड़ते हैं मैजेस्टी और सोचते हैं कि तुम बहुत ही क्रूर हो, तुम्हारे बारे में तो मैं हर एक चीज जानता हूँ। बाहर निकलती है और सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि निंसवान से छुटकारा पा जाऊं। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और मेरे पास अभी कोई ऐसा रास्ता नहीं है। जहां पर क्वीन को ये भी पता चला था कि वो अब आगे चलकर कभी भी प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएंगी। कहती है मेरी तो लगता है मौत ही आ गई, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मुंह से ब्लड निकलने लगता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। बैठी हुई होती है, लेकिन तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं मेरा बच्चा कैसा है। कहती है बहुत अच्छा। वहां पर मैजेस्टी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। कहती है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, किस करना चाहते हैं ना, मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। लेकिन मैजेस्टी की नज़र वो एक किताब पर पड़ती है हिस्ट्री की। कहते तुम्हें हिस्ट्री पसंद है। कहती हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ लेती हूँ।
मैजेस्टी उसको बस देखते रहते हैं और उसको लेकर बेड के पास जाते हैं और दोनों अपनी फिर से वहाँ पर रात बिताते हैं। नेक्स्ट रात हम देखते हैं कि वहाँ पर इंपीरियल कंकोबाइन खड़ी होती है, सोचती है कि मैजेस्टी आज उसके साथ रात जरूर बिताएंगे। वो पूरी तैयारी कर लेती है, नए कपड़े पहनती है, लेकिन मैजेस्टी आते ही नहीं। पता चलता है कि वो निंशवान के पास फिर से चले गए। वो बहुत गुस्सा करती है कि आखिर कजिन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ। अभी वो क्या करती ना चाहती है इम्प्रेस डाउंगर के पास कि देखो ना इम्परर मेरे साथ कितना बुरा कर रहे हैं, मैं उनका हर रात इंतजार करती हूँ लेकिन वो है कि मेरे पास आते ही नहीं। वो बक किए जा रहे थे और इम्प्रेस डाउंगर का सर दर्द करने लग रहा था। इम्प्रेस डाउंगर कहती है कि इतनी जल्दी तो उस मैजेस्टी का गुड लक मैं नहीं जागने दूंगी। मैजेस्टी इधर सुबह उठते हैं तो देखते हैं उसको और कहते हैं कि इनोस से इसे मत उठाना, शोर जरा सा भी मत करो। रास्ते में निकलते हुए इनोस से बात करते हैं कि ये खबर चारों तरफ फैला दो कि निंशवान प्रेग्नेंट है। धीरे धीरे हर एक मंत्री को बात पता चल जाती है कि मैजेस्टी को बहुत जल्द बच्चा होगा। सब बहुत खुश होते हैं लेकिन उसका दूसरा भाई बहुत दुखी। क्वीन बैठी होती है, कहती है आज सबको महल में बुलाओ, लेकिन वहां पर ना तो इंपीरियल कंकुबाइन आती है और ना ही निंशवान। कहते हैं कि ये सब लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इंपीरियल कंकुबाइन भी बहुत परेशान होती है कि मैजेस्टी उसके पास ही नहीं आ रहे और साथ में कुआन युआन की दोस्त भी कि आखिर करे तो क्या करे। यहाँ पर इंपीरियल कंकुबाइन कहती है क्या करना चाहती हूँ, कहती है मैं उसे जान से मारना चाहती हूँ। इंपीरियल कंकुबाइन कहती है ठीक है जाओ, जो करना है करो। अभी वो प्रैक्टिस करती है, दिन रात योगा करती है ताकि उसका पेट बाहर ना निकले ना, फिट रहे। खाना देख कर ही वहां पर निंशवान को पता चल जाता है कि इस खाने में कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है, लेकिन वो खाने से मना भी नहीं कर सकती थी। पल हल्की सी बाइट लेती है और उसे चक्कर आने लगता है। कहती है क्या हुआ मैजेस्टी, कहती है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब वहां पर फिजिशियन चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसमें पॉइजन है और इससे मिसकैरेज तुरंत ही हो जाता। कहते पता लगाओ कि आखिर ये खाना कहाँ से बना। तुरंत ही कंकोबाइन को बुलाया जाता है। कहती मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इंपीरियल कंकोबाइन भी शामिल है। इंपीरियल कंकोबाइन बहुत खुश होती है कि वाह कजिन फाइनली आप मेरे पास आ गए। तब इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम चाल चलने में बहुत माहिर हो गई हो, मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, लगता है कि तुम महल में नहीं रहना चाहती। कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो मत करो। निंशवान रास्ते से जा रही होती है, कहती है मेरे सारे के सारे दुश्मन मेरे रास्ते से हटते जा रहे, अब मैं अपनी फ्रीली जिंदगी गुजार सकती हूँ। लेकिन देखती है कि मैजेस्टी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुरंत ही एक्यूपेंचर का यूज करती है और वहां पर मैजेस्टी के सर दर्द को एकदम सही कर देती है। इधर जब मैजेस्टी को पता चलता है कि आज खाना कोई और नहीं बल्कि निंशवान बना रही है तो वो इंतजार करते हैं, लेकिन इतना सादा खाना देकर मैजेस्टी कहते हैं इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने नहीं खाया, लेकिन अगर मैंने मना किया ना तो ये गुस्सा हो जाएगी। कहती है प्लीज खाओ ना, ये सब खाना पड़ेगा ताकि आपका सर दर्द ना हो। वहाँ पर मैजेस्टी को ना वो स्ट्रेचिंग वगैरह भी सिखा रही होती है ताकि सर दर्द कम हो, लेकिन बाहर इनॉज खड़े होते हैं। उनको क्या लग रहा था ना दोनों लोग इंटीमेट हो रहे हैं, लगता है कि निंशवान कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। टीना हंसने भी लगे थे, बोलने भी लगे थे। इनोज बहुत खुश होते हैं कि फाइनली मैजेस्टी अपनी सही राह पर आ गए। उसके ऊपर अटैक करने के लिए एक दासी जाती है, लेकिन वहां पर तुरंत ही निंशवान के पेट में दर्द होने लगता है। अब वो मैजेस्टी बिल्कुल ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसी वजह से इम्प्रेस डाउंगर के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं मदर मैं आपका ही खून हूं ना, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा भेदभाव क्यों, आप मुझे पसंद क्यों नहीं करती। कहती है कि मैं तुम्हें अपना बेटा मानती ही नहीं, मेरा सिर्फ एक बेटा है जो आगे चलकर राजा बनेगा। कहते हैं राजा बनने का इतना ही शौक है ना अपने बेटे को तो आपको यहाँ पर नजरबंद किया जाता है। आज के बाद से के नौकर के अलावा यहाँ पर आपसे कोई भी मिलने नहीं आएगा। निंशवान है ना असल में वो ट्विंस बच्चों की प्रेग्नेंट है। कहती क्या ट्विंस, सच में। उसको और भी ज्यादा खून की वोमिटिंग होने लगती है। कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इतनी देर में कोई इनको पता चलता है कि जो निंशवान है असल में अपनी बहन की जगह आई है। वो खुश हो जाती है कि पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा और ये अच्छा रास्ता है और उसके दोनों बच्चों को मैं ले लूंगी, मैं बनूंगी मदर। आखिर गॉड ने मेरे लिए रास्ता खोला है तो कुछ सोच समझ कर ही खोला होगा। आकर बताते हैं कि गड़बड़ हो गई है। इधर अपना बैठी होती है और कई दिन से मैजेस्टी आए ही नहीं होते। तब वहाँ पर दासी बताती है कि मिस आपकी बहन ने आपको यहाँ पर भेजा था और इसका खुलासा हो चुका है। कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद मैजेस्टी से मिलने जाऊंगी। पता चलता है वहाँ दो दासियां पहले से ही बैठी है मैजेस्टी से मिलने के लिए। तो वो दोनों जो है निंशवान का मजाक उड़ा रही होती है कि प्रेग्नेंट हो तो खास नहीं हो, ये याद रखो तुम्हें अंदर नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन इनोज कहते हैं कि मिस अंदर आई है। वो दोनों को जल भून के खाक हो जाती है। मैजेस्टी कहती है क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कहती है मुझे पता है आप बहुत उलझन में, मेरी पूरी फैमिली को मारने का आदेश दिया गया है जिसमें से मुझे भी सजा देना है, तो आप इस बात में बिल्कुल भी संकोच मत करिए। आप एक राजा हैं और आपको राजा का फर्ज निभाना ही पड़ेगा।
मुझे ज़रा-सा भी डर नहीं लग रहा है। मुझे भी आप कोर्ट पैलेस भेज दीजिए और तब तक दिखावा करिए कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। कहते हैं मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्वीन की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि बच्चे उनके हो जाएँगे, बच्चे उनके हो जाएँगे, इसी वज़ह से पागल भी हो रही थी। वो बैठी होती है तभी वहाँ पर जाती है इम्पीरियल कॉन्कुबाइन कहती है बहुत होशियार समझती हो ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बेटी मैं हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूँगी। किंग स्वान कम से कम 6-7 थप्पड़ उसको मारती है, कहती तुम मेरे बच्चे को मारोगी, शक्ल देखी है अपनी? कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे मारने की? कहती मेरे पास हिम्मत बहुत है, दोबारा यहाँ पर दिखाई मत देना। कहती मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ, इम्प्रेस डाउंगर में मेरे साथ। तभी पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई। कहती है मेरे फादर एकदम ठीक है, अचानक से कैसे डेथ हुई? वहाँ पर इम्प्रेस डाउंगर और सामने उसके ब्रदर को जमीन पर बैठा हुआ है, नील डाउन करके कहते हैं मैजेस्टी तुम भी आकर यहीं पर बैठ जाओ, तुम्हारी यही जगह है, तुम्हारे फादर एक रिबेल थे, तुम्हें जान से मार दिया जाए ना तो वही अच्छा। सबसे पहले वहाँ पर इम्प्रेस डाउंगर और उसके भाई को मैजेस्टी जान से मार देते हैं। अब बारी थी इम्पीरियल कॉन्कुबाइन को, लेकिन वो उसको मारते नहीं, कोल्ड पैलेस हमेशा के लिए भिजवा देते हैं। वो चिल्लाती रहती है। क्वीन बहुत परेशान होती है कि बच्चा कब पैदा होगा, बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा। अपना दिमागी संतुलन खो चुकी होती है। सामने देखती है कि वहाँ पर निंजा स्वान है तो वो उसे धक्का देने लगती है। अंदर उसे पकड़ कर ले जाया जाता है। पता चलता है कि निंजा स्वान को ब्लड की कमी हो रही है, शायद उसे बचाना मुश्किल होगा। कहती है मैजेस्टी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, मुझे वो दोनों बच्चे चाहिए, वो मर जाए तो मर जाए, मरने दो। लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि उसने 2 बच्चों को जन्म दे दिया है और वो पीछे क्वीन खुश हो जाती है कि लाओ मेरे दोनों बच्चों को दे दो। मैजेस्टी कहते हैं इसे भी कोल्ड पैलेस में डाल दो और ये किसी से ना मिलने पाए। पीछे से निंजा कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और एक अच्छे फादर भी बनेंगे, लॉयल हस्बैंड और लॉयल किंग भी है, मैं बहुत खुश हूँ अब। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।